बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। खुशगवार सुबह में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हम पर बहुत करम करने वाली है जी। सो अल्लाह ताला की अनायतों का शुक्र अदा करते रहें। जितना आप नेमतों का शुक्र अदा करेंगे उतना ही उनमें इजाफा होता है। सो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, खबरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। एंड यस, अगला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। मौसम खुशगवार है सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से मेरे ख्याल से नमाज के टाइम से शायद बारिश होना शुरू हुई और अब तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आई डोंट नो, तकरीबन कोई 8:45 9 बजे तक मैं दफ्तर आई थी और 8:45 9 बजे तक तो मुसलसल हल्की फुल्की बारिश पूरे रास्ते में हो रही थी। अभी बाहर हो रही है या नहीं, सो बारिश हो रही है। फ़िलहाल मौसम खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम के बाद क्या होता है, खुशगवार मौसम के बाद एक हब्स का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि पूरे दिन जारी रहता है और ये मॉनसून है, ऐसा होगा। सो कुछ एहतियात है जो कि आपको करनी है। बहुत सारे इलाकों से लोड शेडिंग की शिकायत आने लग जाती है, तो ये भी होगा। इसका भी एज सच कोई अभी फ़िलहाल प्लान नहीं है, तो वो भी आपको भुगतनी पड़ेगी। एंड यस, रोड पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। 2-3 जगह पे मुझे ऐसे फील हुआ, मैंने हल्का सा ब्रेक को टच किया और एकदम से झटका लगा, तो इसका मतलब आपको बहुत मोहतात होकर गाड़ी चलानी होती है। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या गाने शाने सुनते आते हैं फिर मौसम खुशगवार होता है? नहीं, मैं पढ़ता हुआ आता हूँ कुछ ना कुछ। बात ये है, वैसे मैं भी पढ़ती आती हूँ। हाँ ऐसे है, गाने वगैरह नहीं सुनते। लेकिन ये है कि मौसम बहुत अच्छा था। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश है और शायद इसीलिए वाटर पॉन्डिंग भी नहीं है इस तरह से। उसकी वजह यह है कि सुबह 3:30 पौने 4 बजे जब बारिश शुरू होती है, बादल गरजा है और उसके बाद वो जो है बारिश तेज़ हुई। उसके बाद मेरे ख्याल 3-4 घंटे इनफ थे इस पानी को ड्रेन आउट होने में। और वो उसमें दूसरी बात आपको शदीद वाली बारिश नहीं, वासा की भी वो बतानी चाहिए कि उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर अपने बाउज़र पहले से इंस्टॉल कर रखे थे। 2-1 जगह तो मुल्तान रोड पे हैं, अगर आप देखें तो वहाँ पे हैं। फिर उनका ये जो जना हॉस्पिटल के करीब है, वहाँ पे एक मुस्तकिल बाउज़र था जो उन्होंने पानी को सक कर दिया और चले गए। शक्कर मौजूद थे। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन ऐसा है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। बड़े लोगों के लिए ये ज़हमत, बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ तो ख्याल कर, वो अहमद फराज कह गए। और मैं एक और ख़बर है, आप शायद इसको करेंगे डिस्कस, उस पर भी बात कर लेंगे कि शहर में मखदूश इमारतों वाली उनका ख्याल आता है। किसी ज़माने में हम भी एक ऐसे मकान में रहते थे जो कि बहुत ही पुरानी प्रॉपर्टी थी, शहर में थी, हवेली थी और वो काफ़ी पुरानी थी। तो बारिशों में हमें भी ख्याल होता था कि यार ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन उनके आसार क्योंकि बहुत चौड़े होते नहीं आमिर भाई, ये जो मुसलसल सुबह से शाम तक रहने वाली बारिश है, ये वाकई जहमत बन जाती है। हम रोड एक्सीडेंट देखते हैं, छतें गिरने के वाक़यात, करंट लगने के। सो दुआ ये कि अल्लाह ताला सबके लिए रहमत वाली बारिश। मैं एक बात करूँ आपको, सॉरी आप भैया आपको टाइम लेने लगा। मैं ना अक्सर सोचा करता हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है इंजीनियरिंग में, और आज हमारी बनाई हुई इमारत 40 साल के बाद मखदूश हो जाती है। जिन्होंने आज से 300-300 साल, 150-150, 200 साल पहले इमारतें बनाई हुई हैं, वो तरक्की थी कि जिनकी इमारत आज भी ना जल्जले में ना बारिश में कभी मुनहदम नहीं होती है। या ये तरक्की है जो 40-50 साल के बाद उनकी दीवारें बड़ी चौड़ी होती थी, उनकी छतें कच्ची होती थी, लकड़ी की छतें होती थी, ऊपर मिट्टी डाल के उसको वो रखते थे। अब तो आपके सामने पक्की छतें हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 40-50 साल बाद वो बिल्डिंग बिल्कुल नकारा होने के करीब पहुँच जाती है। बारिश में जब भी जिस तरह अना कह रही थी कि जहमत बन जाती है, मुसलसल बारिश, तेज़ बारिश से तो बचत रहती है, लेकिन जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सी बारिश होती है, बूंदाबांदी और मुसलसल चलती रहती है, उससे हमने देखा कि बहुत सारे नुकसानात होते हैं। वो रोड स्लिपरी हो जाती है, हादसा रूनुमा होते हैं। मैं बता नहीं, मैंने हल्की सी ब्रेक लगाई और एकदम से झटका लग गया। वो बड़ा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एहतियात भी नहीं करता ना, जिसको मर्जी आप रिक्शा में अभी आ रहा था तो एक रिक्शे वाले ने कट कराई है, बाइकर्स रास्ता नहीं देते, आपकी लेन बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद तो सर जिनको कुछ पता ही नहीं है वो क्या करें लाइन लेन को, जिनको उसका इल्म ही नहीं है कि लाइन लेन भी कुछ है। वो तो अब क्या किया जा सकता है, सोसाइटी को अवेयरनेस भी दी जाती है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, यही मीडियम्स हैं लोगों को समझाने के। हर बंदे तक तो नहीं पहुंचा जा सकता ना। हर साल आपकी 15 से 20 लाख गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं। तो जो लोग गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ले रहे हैं उनको कम से कम ये सेंस तो होनी चाहिए, रोड सेंस का पता होना चाहिए, किस तरह आपने बाइक किस लेन में चलानी है, गाड़ी किस लाइन में चलानी है और किस तरह रोड पे रास्ता देना है। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मानता ही नहीं। चाहे आपके लिए स्पेशल लेन बना दी गई है लेकिन उसमें कोई बंदा दाखिल नहीं होता। मैंने आज भी सुबह ये ऑब्ज़र्व करता आ रहा था, देखता आ रहा था। लेकिन अल्लाह की पनाह है, हमारी सोसाइटी जो है पता नहीं कवानीन की खिलाफ वर्जी करके अपने आप को तगड़ा समझते हैं। हालांकि इसके नुकसानात हैं। गवर्नमेंट ने अगर को 15-20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो आपकी भलाई के लिए खर्च किए हैं। ये थोड़ा किया है कि आप उसको इस्तेमाल ही ना करें। उसके बाद फिर बारिशों में करंट के बहुत सारे वाक़यात रूनमा होते हैं। मेरी तो लोगों से ये अपील है कि जब भी आप बाहर निकलें बारिश के मौसम में खंभों को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। अब अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं जानवर भी इसमें बहुत सारे उनकी जानें ज़ाया होती हैं, इंसानों की भी बड़ी कीमती जानों का ज़ाया होता है। तो इस पर बड़ा ख़ास ख्याल रखेंगे। बच्चों को ट्रेन करने की ज़रूरत है सही साहब। बच्चे बाहर निकलते हैं, माँ बाप छोड़ देते हैं, सही बात है। जहाँ थोड़ी सी भी वाटर पॉन्डिंग है, अगर वहाँ गटर का ढक्कन नहीं है तो बच्चा गया। अच्छा, वैसे और जहाँ खंबे को हाथ लगा लोगों में इस चीज़ का शऊर आ गया वैसे। अच्छा आ गया मुझे नहीं, लेकिन हमने देखा है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ एक चीज को, हमने पता नहीं हाथ का क्या है, हम गुजरते हुए दीवार पे हाथ जरूर लगाएंगे, हम गुजरते हुए दरख्त को जरूर, गाड़ी खड़ी है उसको जरूर छेड़ेंगे, हाँ उसको जरूर हाथ लगाएं। ये पता नहीं क्या बिल्ट इन प्रॉब्लम है हमारे अंदर। ये है बात बड़ी तल्ख। जो मेरा तजुर्बा है कि आप किसी भी इलाके में जाएं, वो 50% बच्चे आपके बड़े सुलझे हुए नजर आते हैं, 50% जो गली में आपको हर वक्त शैतानियाँ करते ही नजर आते हैं। ऐसे ही है। और शैतानियाँ वो काबिल बर्दाश्त होती हैं जो खेलते कूदते रहें, वो तो ठीक है। लेकिन जब बच्चे एक लिमिट से क्रॉस करते हैं, फिर कोई नुकसान होता है, तो फिर हम सारे इस बात का वावेला मचाते हैं जी कि ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम अपनी जिम्मेदारियों का तो जिक्र ही नहीं करते। अच्छा, अब आपने इसका जिक्र कर लिया तो हम जो सबसे एंड वाली खबर है उस पर आ जाते हैं। कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक और जान, गुज़िश्ता रोज़ हमने ये खबर चलाई भी, सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। क्या किया जा रहा है साई साहब? ना ये जो कल के अदादोशुमार है ना, 33,000 वन वे कह रहा हूँ, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ चलान हुए हैं। 230-35 FIRs हुई हैं। आपको याद है पिछले साल भी एक बड़ा खौफनाक, साल से ज्यादा हो गया वो जो डिफेंस में वो पिछली छोटी एक दिन पहले तो 5-6 कीमती जानों का ज़या हुआ और उसमें भी फिर बड़ा ही शोर मचा और पूरा। नहीं तो वो क्रैकडाउन कहाँ गया आपका? वो CTO साहब मैं क्रैकडाउन कर रहा हूँ। ये वो मोटरसाइकिल सवार हैं जिनके आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये दादोशुमार बड़े अच्छे हैं, देखने में अच्छे लगते हैं ना। क्रैकडाउन की जरूरत पड़ती है, ये परमानेंट क्यों नहीं काम करते? चंद दिन पहले हमने खबर डिस्कस की थी कि बच्चे ने गाड़ी ली, नहर में चला गया सुबह। अब ये बच्चा जो है ये इसको उसके मामू ने गाड़ी दी और उसके बाद उसको और पता नहीं वो FIR के अंदर मामू का नाम का इंदराज हुआ है कि नहीं हुआ, बिल्कुल, जिसने उसको गाड़ी दी कि जाओ भाई ठोक के आ किसी को ना किसी को। एक जान चली गई, वहाँ 3 जानें चली गई। और जिस तरह गाड़ी हमारा सेफ सिटी का सिस्टम कहाँ है? बेल्ट पे चलान कर रहा है, सही बात है, और 9 उम्र ड्राइवर पे चलान नहीं कर रहा। आपका तमाम के तमाम चिंगची में से 80% चिंगची 9 उम्र ड्राइवर कम उम्र है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, सवाल ये ना साई साहब, आपको कैंपेन की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको क्यों एक मुहिम चलाने की जरूरत पड़ती है? कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों नहीं है? आपकी रोड पे मेरे ख्याल से कुछ आपकी फोर्स ही डिप्लॉय इसलिए कर देनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें 33,000 चलान हुए हैं, किसी वजह से हुए हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 230-35 FIRs हुई हैं। फिर आप कहते हैं जी कम उम्र बच्चों के खिलाफ मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए, उनका कैरियर सारा ख़राब हो जाता है, उन्होंने आगे बाहर जाना होता है, उन्हें किसी ने पढ़ने के लिए बाहर जाना है, किसी ने रोज़गार के लिए जाना है। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते कि वालिदैन क्यों गाड़ी और बाइक देते? ये तो आपकी जिम्मेदारी ना। फर्ज करें आपके बच्चे घर से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, आपने पहली जिम्मेदारी चेक किया है कि लाइसेंस बना है? चेक कौन कर रहा है? आप मुझे बताएं, शहर के 80% मोटरसाइकिल की पिछली नंबर प्लेट नहीं है, ना लाइट है, सही कह रहे हैं। उसको चेक क्या वालिदैन ने करना था? किसने करना? वो वालिदैन ही चला रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात है, एक मजे की बात बताता हूँ। मुझे परसों एक बंदे की कॉल आ गई जी कि मेरी गाड़ी पकड़ी गई है, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नंबर थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है।
मैंने लिटरली कुछ नहीं किया। जब उसकी नंबर प्लेट देखी, 3 अगले उसके नंबर प्लेट थे, 3 पिछले, मैंने कहा इसको सजाए मौत होनी चाहिए। ये कोई हादसा। अब देखें ना, बैक लाइट किसी की है ही नहीं पूरी मोटरसाइकिल की। चिंची की तो है, चिंची की तो बेल्ट ही नहीं है। मैंने तो कितनी मोटरसाइकिलें ऐसी देखी है, साइड वाले इशारों का कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। तो आप मुझे बताएं कि ट्रैफिक पुलिस क्या करे? आपकी 3500 बंदे हैं जिसमें 3 शिफ्टों में वो काम करते हैं। ठीक है आपकी बात ना, मेरा आपको याद है जो मेरा आपको एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया कि वो बेचारा जो टीन के वो रख के, आज मैं जब कोरियन ब्लॉक का इशारा मैंने क्रॉस किया तो फिर वो मेरे आगे था। तो कैन यू बिलीव मी कि मुझे फिर वो वाकया याद आ गया। मैंने कहा इसने तो मोटरसाइकिल को डोलता हुआ जा रहा है, इसका पहिया पिछला, नंबर प्लेट है कोई नहीं उसकी, वही बंदा था। और मैं यकीन करे कलमा पढ़ता हुआ मैंने अपनी गाड़ी पीछे कर ली। मैं वाकई मुजरिम है होना नहीं, तुझे रास्ता चेंज कर रास्ता चेंज कर। अच्छा, अब ये कल वाले इंसिडेंट में क्या है कि बच्चा जो है अपनी नानी के पास रहता था, ये बच्चा 14 साल जो है, और गाड़ी इसकी अपनी भी नहीं थी, मकान मालिक की गाड़ी थी। वो मामू मकान मालिक नहीं, मामू के पास रहता है, मामू की गाड़ी किराए पे रहता है, मामू किराए पे रहता है। हाँ जी, और मामू ने अपने मालिक की गाड़ी चोरी करवा के, हाँ जी, यही कहना चाह रही हूँ। नहीं, चोरी नहीं करी, वैसे ही उसको लेकर। और मालिक को भी, जो मकान मालिक था, ये उसकी, ये अभी अपडेट आई है जो मैं शेयर कर रही हूँ, मकान मालिक जो है उसको भी उसकी कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई थी, जो कि मामू ने दी इस बच्चे को और कहा कि जाओ जी तुम चला लो, ड्राइविंग सीखो जाओ। ड्राइविंग नहीं, ये तो चले, ये तो इसमें तो टोटली जिम्मेदार ये तो चीजें नहीं, मालिक है, नहीं मालिक है। गाड़ी की चाबी मेरे बताएं भाई, 1 मिनट बताएं मुझे, बताएं गाड़ी की चाबी कंपनी ने किसको दी थी? लाइन में बैठा था बेचारा। नहीं, तो उसकी गाड़ी की चाबी कैसे आ गई उसके पास, मामू के पास कैसे आ गई? मुझे चलो शिक्षक समझा तो दे। अब ये तो अलग पीछे वाली कहानी है ना, जो जान गई उसका नेमुल बदल क्या है। हम क्या एक जान जाने के बाद यही कहते रहेंगे कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, सख्ती से अहकाम जारी कर दिए हैं, सिर्फ यहाँ तक ही रहे। अच्छा, चालान से याद आया, कल मरियम नवाज साहिबा के बेटे का भी चालान हुआ। नहीं, बेटे का चालान नहीं हुआ, तो तौबा इस्तग़फ़ार, यहाँ कौन हाथ लगा सकता है? मरियम नवाज और उसका बेटा, ओ भाई, उसके स्क्वाड की कोई गाड़ी थी जो पुलिस की नहीं होगी, किसी और की, उनके प्राइवेट गार्ड की होगी। तो जगह जगह मैंने ये पढ़ा है। सोशल मीडिया छोड़ देना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसके कोई प्राइवेट गार्ड्स की प्राइवेट गाड़ी थी, अच्छा, जिसका चालान हो गया और उसको सोशल मीडिया पर इस तरह से हाईलाइट किया गया। तोबा किया कि नहीं, इनके कहाँ चालान होते हैं? भाई आपने बताया, कभी इनको रोड से गुजरते हुए देखें तो आपको समझ आए, आपको एकदम से आपको ऐसे हारन और वो सायरन होते हैं, ऐसे लगता है कि आग लगी हुई है अंदर, और फिर बंदा साइड पे कर दो और गन वाले बंदे पिस्टल पकड़ के माल रोड पे मैं जा रहा हूँ, वाकई सही कह रहे हैं, अपनी लेन में। तो उसने पहले मुझे हारन सा दिया, मैं कहा यार मैं अपनी लेन में साइड से गुजर जाए, लेकिन वो जब साइड पे आया तो उसके हाथ में पिस्टल था और उसके पीछे पूरी एक स्क्वाड थी, और वो कह रहा था कि साइड कर लेना भाई। वो पिस्टल्स भी जरूरी है। ये आमिर भाई सही कह रहे हैं। होगा, मैं जुनैद सद्दर का चालान नहीं हुआ, बिल्कुल उनके स्क्वाड की गाड़ी का हुआ है, तो ये होना भी तो बड़ी बात है ना भाई। ये किसी की गाड़ी का भी होना, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ आपको पता है जो वीवीआईपीज होते हैं उनके साथ जो गाड़ियां चल रही है प्राइवेट, मैं फिर बता रहा हूँ पुलिस नहीं है। आप ये ना समझें कि वो पुलिस की थी या किसी सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ी थी, प्राइवेट गार्ड्स की एक कार थी जिसका हुआ, उसको हाईलाइट हाँ अच्छे तरीके से किया गया कि ये इसमें कानून की देखें पासदारी और अमलदारी जो है वो बड़ी पंजाब में जबरदस्त। नहीं तो सरकारी गाड़ियों के भी तो 70-75 हज़ार गाड़ियों के चलान किए हुए हैं ना, एक एक गाड़ी के कई चलान है। और स्क्वाड की गाड़ी का किसका चलान होगा चलेंगे बता दें, जो सायरन हारन बजा के निकलती सर, वो तो वैसे ही सोशल मीडिया रूट लगा होता है ना, चलता रहता है। कल रजब भट्ट की गाड़ी के भी काले पेपर उतारे जा रहे थे, ये भी मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा। वो तो है, वो अपना बनाने के लिए वो पेपर लगवाता है, फिर वो कहता है कि यार 500 लेना, जरा पेपर ला देना, उसका टिकटॉक बनता है। वाकई ऐसे। अच्छा भैया, मुझे इसका हल कोई बता दें, हमने इस तरह के वाकयात को रोकना है, कोई एक तजवीज़? नहीं, इसका सबसे पहला हल ये है कि आपकी सोसाइटी को खुद इस चीज़ में फोकस करना होगा, वालिदैन को, अहले मोहल्ला को, रिश्तेदारों को। जब तक आप नहीं करेंगे, जब बच्चा सड़क पे लेके आ गया गाड़ी, फिर आप जाहिर बात है ना, अगर आपका बच्चा 1 व्हीलर है, उसकी बाइक ऐसी है, बंडाला रोड था शदर, हाँ जी, बंडाला रोड बहुत इंडस्ट्री सा रोड है, अब तो शायद अभी तो शुक्र करें वो आपने सीसीटीवी तो सबने देखी है, आपने भी देखी होगी, मैंने जितनी तेज वो गाड़ी थी आगे लोग कम थे, जितने भी। बंडाला रोड की बात बता रहा हूँ, बंडाला रोड पे बहुत रश होता है, ये तजावजात का ऑपरेशन की वजह से खुला हुआ रोड, चैनल पे देख रही थी। ये तो अगर दुकानें लगी होती है ना जिस तरह पहले लगी होती थी, तो ये बच्चा कोई ले गया था
5-7 लोग तो ले जाएं, 5-7 ज़्यादा लोग, जितनी स्पीड से वो गाड़ी। एक तजवीज़ दे दें आमिर भाई, फिर हम ब्रेक की तरफ चलें। तजवीज़ यही है कि आप ना आने दें जो आपके कम उम्र ड्राइवर हैं, और इसका ऑपरेशन चिंगसी से शुरू करें। मैं कहती हूँ इस पर डायरेक्ट FIR करें, बिल्कुल करें, फौरी तौर पर करें। नहीं, FIR तो दे आप रहे हैं। इंतजार करेंगे कल किसी की जान जाने का, गाड़ी का जो मालिक है उस पर वाकया FIR करें, जो भी है उसका हमें नहीं पता कौन है, उसने चाबी दी कैसे, अगर नहीं दी तो फिर उसने चोरी का ड्राइवर बाइक चला रहा है तो जिम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं, चालान करें। जिसके पास गाड़ी है, जिसके नाम वो गाड़ी है, उसका चालान करें, FIR करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आपके घर का कोई फ़र्द जो है वो इस जद में ना आए, तो फिर इस तरह के वाक़यात को मिलजुल कर रोकना होगा। आई डोंट नो कि पेरेंट्स को ये क्यों नहीं समझ लगती कि उनके अपने बच्चे की भी जान को खुदा न खास्ता उतना ही खतरा है जितना किसी रोड पे दूसरे की जान पर। तो प्लीज़ थोड़े से होश के नाखुन लें, अपने घर पे अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर नज़र रखें। ये कहीं का प्यार नहीं है कि आप बच्चे को बाइक की या फिर गाड़ी की चाबी दे रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं जाओ अपनी ज़िंदगी जो है वो मौजें करो, गुजारो, खुद भी जाओ और दूसरों की ज़िंदगी को भी दाव पर लगाओ। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, वैसे इस तरह के वाक़यात तो बाहर के ममालिक में कभी रिपोर्ट होते हमने सुने हुए हैं। बेटी की 15 पर कॉल, घर में तशद्दुद करने वाला बाप गिरफ्तार, बीवी बच्चों पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज, मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये कहना है तर्जुमान सेफ सिटी का अली साई साहब। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे तो, मैं पढ़ ली है सारी खबर। ये हमने सुना है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ऐसा होता है। वैसे हमारी सोसाइटीज की वैल्यूज के ना बिल्कुल अगेंस्ट है। आई डोंट नो आपकी अच्छी कह रही, मुझे सुन के ऑड लगा। नहीं, बिल्कुल ऑड लगा है, लेकिन देखें ना, अगर हाजी साहब जाके जुल्म करेंगे, आमना को मैं जरूर नंबर दूंगा, कभी भी नहीं होगा। आप 15 पे जब भी कॉल करते हैं, कोई नाम भी किसका लिया, आमना जुल्म करे तो मैं कितने तुसी कोई नहीं करनी, ਤੁਹਾਡਾ कोई नहीं, हक ही नहीं। 15 पे कॉल किया, उस बच्ची के देखें सर फाड़ दिया, वालिद जो है वो भाई को भी मार रहा है, वालदा को भी मार रहा है। इस तरह के जो लोग हैं उनको वैसे ही कानून के ये तो प्रॉपर पता चलता ना, कोई ज़हनी बीमार बनता है, तो ज़रूर ये और कोई नुकसान कर देता है। फिर वही बात है, जिस तरह हम कम उम्र ड्राइवर्स की बात करते हैं कि जब आप सड़क पे आ जाते हैं, आपको चूंकि बच्चे होते हैं, आप रैश ड्राइविंग करते हैं जिससे हादसात होते हैं। नहीं, अब क्या घरेलू तशद्दुद के तमाम वाक़यात आप ऐसे 15 पर कॉल कर सकते हैं? नहीं, ये हमें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब मुआशरा हमारा, आपने जहाँ भी करनी है कॉल, आपका मुआशरा जो है वो उसमें नहीं ऐसी चीजें, लेकिन आप कॉल तो कर सकते हैं ना। आप 15 पे कॉल करेंगे। अच्छा, फिर मैं ये कह सकती हूँ, मुझे अजीब लगा, बट अब आपके मुआशरे में ये चीजें बहुत आम होना शुरू हो गई। आपकी हर हमने कभी नहीं अपने बचपन में, हम इस तरह होते जा रहे हैं ना। एक और चीज है कि हमें तो वालिदैन से पूरे छितर पैंदे सन, ਅਸੀਂ ਤੇ मैं वही कह रही हूं पता नहीं सी। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। मसला है कि 15 पे जब कॉल होगी, कोई खतून करेगी तो खतून आगे डील करेगी, और वो फौरी बिल्कुल एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बना हुआ है पूरे पंजाब से। ये ना वो जो अब आप माँ बाप वाली मार कह रहे हैं, उस पर भी कोई कॉल करना शुरू कर दे, तो फिर कॉल जब ये तो वालिदैन ने जो तरबियत की है उसी के नताइज सामने आएंगे ना भाई। हमें तो वो चीज़ें हमारे लिए तो बेहतरी के लिए वालिदैन करते हैं ना, बेशक, और हम तो उस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलते हैं, और उससे ही हमारी सोसाइटी बेहतर होती है। वालिदैन आपकी बेहतरी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अग्री, बिल्कुल। आपके वालिदैन अगर आपको डांटते हैं, बाहर गलत बच्चों के साथ खड़े होने से रोकते हैं, तो आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए रोकते हैं। बिल्कुल ऐसी ये चीज़ से समझ। तो ये सेफ सिटीज़ ने अगर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में जो भी केस चला जाता है, उसमें खतून, चाहे वो 5 साल की बच्ची करे कॉल, 10 साल दी, या कोई बुजुर्ग खतून करे, वो थाने नहीं डील करना है, और उसने पूरे पंजाब को फॉलोअप भी लेना है, आपकी तफ्तीश के बारे में पूछना है। उसमें कोई 15-20 खवातीन डेडिकेटेड बैठी हैं जो राब्ते में रहती हैं, और आपकी FIR के अंदर आज तक, आपकी केस के चलान होने तक आपके साथ राब्ते में रहते हैं। जी तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये वाली जो बात आप कह रहे हैं, इसने सही ने सही शुरू किया था कि अच्छा मुझे लगा, और ये पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को बच्चों को और उनकी माँ को अपनी तहवील में ले लेना चाहिए, और उनकी परवरिश का जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इसको कम अज़ कम 14 साल कम अज़ कम इसको बच्चों से दूर रखा जाए जब तक बच्चे बालग नहीं हो जाते। ये जुनूनी आदमी है, ये अब इस खुंदक में कि मेरी बेटी ने मेरे खिलाफ शिकायत की, और नुकसान करेगा, ये उसको और नुकसान करेगा। इसका बाहर आना इन बच्चों के लिए, अल्लाह ना करे
ये अभी तो माफ़िया मांगेगा, अभी तो ये अपना प्यार जताएगा, मैंने तुम्हें बर्गर लेके दिया था, मैंने तुम्हें वो कपड़े ईद पे लेके दिए थे। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो ये जहन में रखेगा कि इसने मेरी शिकायत की है और ये ताउम्र चलेगा। मैंने इसलिए क्या, गवर्नमेंट जो है उनकी, हो सकता है उनकी कोई और आमदन का ज़रिया ना हो बाप के अलावा, तो उनका जिम्मेदारी उठाए और इसको कम अज़ कम जो है ये मेंटल हॉस्पिटल में किसी वार्ड में इसकी पूरी जो है वो समझ ही खबर से इलाज पता कराया चल रहा है जाए। कि ये यूरोप अमेरिका में तो ये इसी तरह से होता है। ये हो नहीं सकता कि आप बच्चे को पर तशद्दुद करें। प्रॉपर तरीके से गिलास assessment मारा करनी है चाहिए। सर पे, और बच्ची उसकी के वालदा सर और पे, भाई को मारा है और वालदा और भाई को मारा है, उसका सर फट गया है, तब बेचारी ने जाकर 15 पे कॉल की है। और हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, बच्चों को मार दिया जाता है और फिर वो मियाँ बीवी आपस में सुलह करके तो बच्चों को दफना देते आपने हैं। कभी देखे, और वो ये मामला आगे से आगे चलता है। आपने कभी देखा है टेस्ट केस बनाना नहीं, ये तो चले घर में वायलेंस है, आपने कभी देखा है कि गैरत के नाम पे जितने लोग मरते हैं उनको क्या सजाएं, उनको बाद में घर वाले माफ कर देते, ऐसे होता है। बल्कि प्री प्लान्ड मारे जाते हैं वो बच्चियां, वो बच्चे। ये मरियम नवाज शरीफ जो हैं इसको टेस्ट केस बना ले। बिल्कुल सही। एक तो बच्चों की कफालत का जिम्मा लें और दूसरा इस वालद को अब जो है मैं कहूँगा कोर्ट से भी कि बच्चों को प्रोटेक्शन के आर्डर जारी करें और इस वालद को और प्रॉपर तरीके से जी जब तक 12-13 साल इसका बंदे का इलाज होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि भाई इसके साथ नहीं। वाकई आप actually ये कोई दिमागी देखें मसाइल कि चल रहे हैं। आप ये चीज़ देखें कि अगर भाई फर्ज करें 7-8 साल का है, बहन 9 साल की है, उनके सर पे ये गिलास मार रहा है, उनको पता नहीं किस किस्म का तशद्दुद का निशाना इससे पहले भी करता होगा कि वो इस लेवल पे पहुंच गई है कि उसने पुलिस की मदद ली। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। तो ये चीजें देखनी चाहिए। नहीं, और बाकी आमिर भाई ने सही कहा, अब आप हमारे साथ, मरियम नवाज इसको टेस्ट केस बनाए। अब आप हमारे साथ, आपने कहा कि हमारा प्रोग्राम देखते भी हैं, बनाना चाहिए, बट मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब आपके ऐसे घरेलू मामलात भी जो हैं नहीं, अजीब नहीं है, ये बिल्कुल होना चाहिए कि किसी बाप की क्या जरूरत है बच्चे को मारे और किस बच्चे की जरूरत है कि बाप को मारे। बिल्कुल ठीक है। देखिए आपस में रिस्पेक्ट का रिश्ता जो है वो तो रहना चाहिए हमेशा। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। लीड स्टोरी है जी आज हमारे अखबार की। जो सबसे बड़ी सुर्खी होती है वो ये कह रही है कि अस्पतालों के लिए रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम, सीएम विजिलेंस स्क्वाड बनेगा, सब कुछ सीएम बनेगा। आमिर रजा खान साहब। हाँ, तो ये वो क्या कहते हैं उसको, ये है पाकिस्तान, मतलब नया रैपर है मरियम नवाज। आपको याद होगा कि डैशबोर्ड बना था, अगर आपको याद है, निगरान दौर के अंदर जी, और डैशबोर्ड के ऊपर वो सारी चीज़ें आ रही होती थी, स्टाफ क्या है जी, बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ पे इमरजेंसी केस कौन सा आया है, कौन सी की पर्ची कटी है, वो सारा डैशबोर्ड पे आ रहा होता था। ये उसी की एक शक्ल है, ये उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और उसको अब रेड ब्लू का कह दिया, कर दिया है कि अगर पेशेंट कोई रेड अलर्ट है तो उसमें रेड वालों को बुला लो, ब्लू वाला है तो ब्लू को बुला लो। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, ख़वातीन को कलर्स के साथ बड़ा प्यार होता है और वो बकरा भी पर्पल कलर का ढूंढ रही होती है। मैंने ये ऐसे ज़रा मजाक कहा था, लेकिन अब भी देख लें, अब डॉक्टरों की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि रेड क्या और ब्लू क्या है। समझ नहीं आई। आज देखें, ब्लू वो है कि जो रूटीन में आपके पास केसेस आ रहे हैं, नॉर्मल। रेड वो है जो कि रेड अलर्ट वाला खतरे की अलामत। इमरजेंसी। इसकी भी ट्रेनिंग कराई जाएगी और इसके लिए ट्रेनर्स बुलाए जाएंगे, बताया जाएगा कि डॉक्टर साहब ये लाल रंग है, ये डॉक्टर को बताने की जरूरत है। जी जी डॉक्टर, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, खबर के अंदर तो यही चीज़ शामिल है। और मैं यही कह रहा था कि ये डैशबोर्ड बने सीएम के खिलाफ हो। नहीं, मैं सीएम के ज़हनी तौर पे ये सीएम के खिलाफ नहीं सही साहब ना, दिली तौर पे मैं खिलाफ। अच्छा, दिल की बात किया करें, मैं दिमाग को भी यकीन नहीं रखता। दिल तो बच्चे आमिर भाई। हाँ, दिल हमेशा बच्चे रहते हैं। अच्छा, खबर पे आ ये रेड ब्लू जो है ये वही डैशबोर्ड वाला ही मामला है। इसमें सिर्फ ये है कि आपका कोई पेशेंट ऐसा है तो मुख्तलिफ जो आपको चीज़ चाहिए होगी उसके लिए रेड आप अलर्ट जारी कर देंगे और हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ जो है वो उसी की हिसाब से फास्ट हो जाएगा और इमरजेंसी में केस जो है उसमें निकाल दिया जाएगा। अच्छी बात है। कब से होने जा रहा है ये वैसे, बाय द वे मैंने भी इसका नाम रख दिया गया है सीएम विजिलेंस स्क्वाड अब, और ये एक और स्क्वाड हर दौर में सीएम स्क्वाड रहेगा। नहीं, ये रहेगा तो पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे डैशबोर्ड का नाम बदल दिया गया है और अब इसका विजिलेंस स्क्वाड नाम रख दिया गया, तो शायद आने वाला कुछ और नाम रख ले, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक सिस्टम बना दिया, आपने एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया जिसमें आपके डॉक्टरों की तादाद, नर्सेज, पैरामेडिक्स, अद्वियात
उसमें मरीज़ों के आने का सारा आदाद-ओ-शुमार बेहतरीन निज़ाम था, मैं ये समझता हूँ। उसमें आप जितना उसको बेहतर करते चले जाएंगे, चलिए अपग्रेड कर ले, होना चाहिए इसमें अपग्रेडेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि दौरान ड्यूटी नर्सिस पैरामेडिक्स के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी 3 माह के दौरान तो पहले भी होनी चाहिए थी। नहीं, वो तो डॉक्टर्स की भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और आप देखें कि आप जब भी वहाँ पे जाते हैं, हर बंदा यूट्यूब खोल के बैठा होता है, फेसबुक खोल के बैठा होता है, मरीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। जो सफाई वाले हैं वो सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। नर्सिस जो हैं वो वार्ड में उस तरह प्रॉपर पेशेंट्स को डील नहीं कर रहे होते। परसों रात को मैं अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा था, तो मेरा एक दोस्त प्लेट लेके आया, उसने कहा अपने मोबाइल इसमें रख दो। हमने कोई 13 लोग बैठे, सबके मोबाइल रख दिए। हम 1 घंटा बैठे और किसी को मोबाइल को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। फिर हम सब का फोकस आपस में बातचीत पे था। सही साहब, आपने उनको मेरी तो नौकरी ऐसी है, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकती। वो उसमें सारे मसला आ जाए तो कौन जिम्मेदार है? ये लेकिन मोबाइल का मैं ये समझता हूँ डॉक्टर्स और नर्सेज अपना अपना काम भी बड़े अच्छे तरीके से, अगर ये आपने पाबंदी लगानी फिर तमाम सरकारी दफातर में लगा, मैं यही कहने लगा था कि हर सरकारी अदारे में लगे, फिर आप सारे बाहर रखें ना। आमिर भाई, अब इस चीज से ना थोड़ा सा इसलिए भी नहीं एग्री किया जा सकता, अब आपका दारोमदारी काम का भी इसी पे ही हो गया, इस मोबाइल फोन पे ही हो गया। दूसरे कमरे में बैठे हुए आपने किसी को बुलाना होता है, आप व्हाट्सएप पे बुला रहे होते हैं। लंदन गया, मुझे टाइम ट्रैवल पे काम था, मैं लंदन गया, तो बाहर मैं जब वो गुजर रहा था मिलने के लिए, वहाँ अली भाई हुआ करते थे, उनसे मिलने के लिए अंदर गया, तो वो बाहर मैंने देखा टेबल के ऊपर इतना बड़ा बास्केट, उसमें सारे मोबाइल पड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहते भाई यहाँ पे किसी दफ्तर के अंदर मोबाइल अंदर लेके आने की इजाज़त नहीं है, ये 8 घंटे मेरे हैं जो मैंने इनको पे करना है, तो ये 8 घंटे में सिर्फ ऑफिशियल फ़ोन यूज़ करेंगे। नहीं, यहाँ पे प्राइवेट दफातर में मैंने अक्सर देखा है कि मोबाइल फ़ोन जिन्होंने बाहर रखे होते हैं, बल्कि कई फूड चेन्स है वहाँ पे मैंने देखा है मुलाजमीन के जो मोबाइल आपको करना होना चाहिए। बल्कि मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मैं जहाँ से ये कपड़े स्टिच करवाता हूँ, मैंने देखा है उनके मोबाइल सारे जमा होते हैं। देखे ना, तो कहते हैं अपने काम पे फोकस करें। तो ये अगर डॉक्टर पे भी आई तो मेरा ये जुल्म नहीं है, ये दुरुस्त है। हाँ, ऑफिशियल फोन्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ऑफिशियल होने चाहिए। वो आपका लैंडलाइंस जो है वो आपकी कभी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल्स की, और वहाँ हर वक्त नहीं, अगर आपका कोई इदारा समझता है कि आपको मोबाइल की ज़रूरत है तो दफ्तर की जानब से मोबाइल दिया जाना चाहिए उस जिम्मेदार बंदे को जिसकी ज़रूरत है। बाकी लोगों ने तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ हर बंदे ने मोबाइल फड़िया टेबल ਤੇ बैठा, ਤੁਸੀਂ जाके कहो बिल मसला दसो, सुनता ही नहीं हो तो फ़ोन तो ही लगा। और आप पुलिस स्टेशन चले जाए, किसी भी जगह पर चले जाएँ, आपको इसी तरह ही लोग नज़र आएंगे, हर बंदा मोबाइल में मगन है। ये एक वक्री सी दुनिया है जो जिसमें हर बंदा मगन है और हर बंदे की अपनी अपनी दुनिया है। सही बात है, और इसी चीज़ पे वो फंसा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सीएम स्क्वाड बनेगा, चलें विजिलेंस, चलिए अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा होना चाहिए। इसके लिए सीएम स्क्वाड बने, सीएम हेल्पलाइन बने, सीएम अस्पताल बने, वी रियली अप्रिशिएट। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। एक रिवायती आपके पास प्रेस रिलीज होती है जो कि हर मॉनसून में जारी कर दी जाती है। इतनी इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया, ख़तरे की घंटी बज उठी है, इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसी तरह से बारिशें शुरू हो जाती हैं, प्री मानसून, फिर मानसून, फिर मानसून का दूसरा स्पेल ये चल रहा है ना आमिर भाई। तो फिर क्या आपको पता चलता है, खुदा न खास्ता फलां इमारत की छत गिर गई। जी नहीं, हाई साहब इस पे बाद में बात करेंगे। हाई साहब का तजुर्बा है, हाई साहब वहाँ पे रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि ये मखदूश इमारतें हैं क्यों। ये पिछले कई सालों से मैं चूँकि कवर भी करता रहा हूँ, और अब ये अंदरून शहर का मसला ही नहीं है। नहीं, मैं आपको ये बताने लगा, पूरे शहर का मसला है, पूरे शहर का मसला है। अंदरून शहर को तो हमने ये बदनाम कर दिया है कि अंदरून शहर में ये इमारतें हैं। मैंने 10-12 लोगों की डेथ्स जो हैं वो भी कवर की हुई हैं, और इस सीजन में 5-7 लोगों की डेथ्स भी मैंने कवर की। शुमाली लाहौर शदरा कहाँ इमारतें नहीं। मसला ये है कि ये हैं क्यों भाई? आप कहाँ पे सोए हुए हैं? आपको अब याद आता है जब बारिशें होनी है और आपको पता है कोई ना कोई, अल्लाह ना करे ऐसा हादसा रूनुमा हो, लेकिन इन दिनों में होता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मालिकान नहीं, मालिकान पे होती है जो रह रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है, गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? जब एक आपको नज़र आ रही है पिछले 15 साल 20 साल हो गए हैं, वो अपनी उम्र पूरी कर गई है, फिर उसमें लोगों को क्यों रहने दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं गिरा रहे? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में।
बाकी भाई साहब बेहतर बताएंगे, चूँकि ये शहर के अंदर रहते हैं, इन्होंने देखा है किस तरह लोग चिपके रहते हैं उन बिल्डिंग्स के साथ। नहीं तो अब ये खतरे की घंटी तो बज उठी है, ये सारी फजूल सी एक वो आपने सही कहा। मैं जब अंदरून शहर में रहता था और शहर की मैं बीट भी करता, जब हम शहर से बाहर भी आ गए ना तो बीट भी करता रहा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो वो हंसते होते थे। वो एक ना इतना सा छपा हुआ होता है पॉम्फलेट्स टाइप का, उसके ऊपर डेट की और नाम की और एड्रेस की जो जगह है वो खाली होती है, नीचे एक पूरा लिखा होता है वो उसके अंदर, और उसके अंदर हर साल ना वो डेट चेंज करते हैं, उस डेट लिखते हैं, नाम लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर लिखते हैं और आपके घर में आके दे जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि आपकी इमारत मखदूश है, आप इसे जल्द से जल्द खाली कर दें। क्या ये गवर्नमेंट का काम होता है? ये गवर्नमेंट का काम होता है? सॉरी, गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर किसी की जान को खतरा है तो उनको रेस्क्यू करना है। जी, बिल्कुल। उनके लिए मुतबादल होने के बाद भी रेस्क्यू नहीं किया जाता, उनके लिए मुतबादल रहाइश का इंतजाम करना है। आपको पता है कि ये इमारत मखदूश है, ये गिर सकती है। अंदरून शहर इसलिए कहते हैं कि अंदरून शहर सैकड़ों साल पुरानी इमारतें हैं, मैंने जिनका जिक्र शुरू में किया था, वो तो नहीं गिर रही, गिर तो वो रही हैं जो आपकी नई इमारतें हैं, 40 साल 45 साल जिनकी एज है। वो एक्साइज के दफ्तर के अंदर भाई साहब एक वो बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, वो मुझे उनका केयर टेकर बता रहा था कि कोई जो भगत सिंह के कोई जो थी ना वो पुलिस वाले, वो वहाँ पे आकर बैरक है, और वहाँ वो अभी तक भी बेहतरीन है। अभी सिर्फ उसमें खराबी ये है कि नेग्लिजेंस की वजह से कुछ चीजें नहीं आपने पूछो उसमें अपने सरकारी लेकिन वो इतनी अच्छी। आप आईजी पंजाब का दफ्तर देख लें, आप आईजी पंजाब का दफ्तर देख लें, आप मेरे साथ गई थी। जी बिल्कुल, वो दफ्तर देखा यार, आपका शाही किला, आपका शाही इमाम, आपका बादशाही मस्जिद, आपकी अनारकली का मकबरा, आपका ये सारी बिल्डिंगें पुरानी है ना। बेसिकली होता है कि सरकार के जो अफसरान हैं वो कहते हैं कि मैं एक लेटर लिख दूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यही कराची में हुआ है साहिब साहब, और कराची में ये जो 27 लोगों की जान गई है, मुझे बताएं इन 27 लोगों को क्या मुतबादल जगह दी गई थी। बड़ा अच्छा इकदाम किया है मरियम नवाज ने घर देने का, और बड़ा उसका चर्चा भी है, बड़ा शोर होगा भी है, जिस पर हम भी बड़ा अप्रिशिएट करते रहे हैं चंद दिन पहले बैठ के यहाँ पे। मुझे बताएं ये जो 84 मखदूश इमारतें हैं, इनके मकीनों को कहा गया कि आए आपको हम घर रहाइश देते हैं, ये खाली करते हैं, ये आपकी जान को ख़तरा है, या वो सिर्फ एक लेटर दे के आपका DC आपका AC बड़ी जिम्मा हो गए कि जनाब हम, जैसे कराची में वो कह रहे हैं कि जी हमने इनको 2022 में दिया हुआ था लेटर। कब दिया था? 2022 में, कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, निकल जाएं। अब 27 लोगों की जान चलेगी। मुझे बताएं, अब आप कह रहे हैं उन अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, सिंध बिल्डिंग जो है अथॉरिटी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके अफसरान के खिलाफ। भाई आज वक्त है, ये सिर्फ 84 बिल्डिंग्स हैं लाहौर के अंदर, 28 को खाली कराने का नोटिस दे दिया है, और नोटिस ना दें, उनको रहाइश की मुतबादल जगह दें। कहाँ चला जाए गरीब आदमी? एक 1.5 मरले के मकान में 4-4 5-5 फैमिलीज रहती हैं। सही कह रहे हैं आप। फ्लैट सिस्टम की तरह एक छत के ऊपर दूसरी छत, और दूसरी के ऊपर तीसरी छत, और तीसरी के ऊपर चौथी छत। जाएं तो सही, इनके मसाइल सुनो तो सही, आप लोग निकालें उनको वहां से और उनको दें घर अपना, उनको कोई नए फ्लैट्स बना के दे दें। आमिर भाई, मुझे ना ये डिस्कशन ही बड़ी अजीब सी लगती है। आपको लगती होगी, मुझे नहीं पता क्यों, इस पे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं करने ना, अभी आपने वो जो क्या इनकी स्कीम थी वो मकान देने वाली, अपना छत, अपनी छत अपना घर, मरियम नवाज की है ना स्कीम, तो दे दें इनको घर, अपनी छत अपना घर, फैसिलिटेट कर दें और ये खाली करा दें। लोग खुशी खुशी खाली कर देंगे। जब ऑल्टरनेट मिलेगा तो किसका दिल करता है कि 1.5 मरले के मकान में जो लोग घुटन में बैठे हुए हैं, अगर उनको घर दे दिए जाएंगे तो वो क्या जाएंगे नहीं वहां से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाएंगे, और आप उस इमारत को खाली करा लें, आप उस इमारत को कमर्शियल करके बेच लें, उन्हीं को वो उनके पैसे दे दें, वहां से अपने मकान जो आपने देने हैं उनको उसके एडवांस काट लें। कीमती जगह है ना। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सिर्फ खारापुरी वाली खबरें हैं जो कि हर साल दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि जी ये हो गया है, अब इसका इंतजार किया जा रहा है, हमने अपनी जिम्मेदारी, और खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाता है और हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक अफसर के पास बैठा था, उन्होंने कहा ये लेटर लिख दें, हम तो इस बात से बरी जुमा होना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी।
ये कहना है कि हमने खत लिख दिया है, कल कोई अल्लाह करे कोई बस अल्लाह अपने ना सर से करे उतारने वाली कोई बात। और ऐसा उसके हादसा हो, चैनों ने वो छपा हुआ खत पहले से रखा होगा, सिर्फ साइन करने सिर्फ साहब साइन बदलने, करने डेट हैं, बदलनी चले जाना है। वो जो आपके वफादार लोग होते हैं उन्होंने पहले से लिख के रखा होता है। अच्छा जी, परिंदा टकराने के बाद तुर्क एयर प्रवास के मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयर की परवाज, ये एक बहुत बड़ा इशू है और मैंने प्रॉपर इसमें ट्रांसमिशन की है, मुझे याद है पै दर पे ये वाकयात होना। अच्छा, अब हमारे एयरपोर्ट की लोकेशन देखे ना तो करीब ही कुछ शादी हॉल्स भी बन गए हुए हैं, मार्कीज बन गई हुई हैं जहाँ पर खाना वगैरह होता है। फिर ये दाना दुनका डालने वाले वाकयात जो हैं ये खुली जगहों पर लोगों ने बहुत आम करना शुरू कर दिए हैं। अब एक परिंदा टकराने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये समझ से बाहर है, कोई समझता ही नहीं है। और बड़े बड़े हमने नुकसान भी देखे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भुगतना भी पड़ा है। आई डोंट नो इसके लिए कोई प्रॉपर हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई जाती है। अली साई साहब, है ना, ये तो हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं और ये तो इशू जो है बड़ा हाईलाइटेड है और इसका नुकसान भी इतना बड़ा है कि नाकाबिले तलाफ़ी होता है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या कर रही हैं वहाँ पे टीमें जिनको बिठाया हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारा एयरपोर्ट बना हुआ है उसके गिरदोनवा में जितनी भी अब कमर्शियल, अब रिहायशी एरियाज भी रिहायशी एरियाज तो बहुत ज़्यादा है ना, कमर्शियल मार्कीज बन गई हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट्स बन गई हैं, फिर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी बहुत हो गई है वहाँ पे, वो मार्केट्स बन गई हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत चलती हैं। ज़ाहिर है अब परिंदों को तो ये नहीं पता कि यहाँ पे एयरपोर्ट है जी। आप ना वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखें, आप ना इस तरह के एक्टिविटी वहाँ पे रखें। और आपने देखा है कि हर साल 5-7 वाक़यात तो ये रिपोर्ट ज़रूर होती है ऐसे बिल्कुल ऐसे। और इस पे कोई सबक नहीं सीखा जाता, बल्कि कई वो शरीफ लोग जो हैं वो उसके गिरदोनवा में मैंने देखा है कि वो बाकायदा वहाँ पे दाना दुनका फेंक के जाते हैं। वो इस पे पता नहीं क्या कर रही हैं अथॉरिटीज़, वो फिर वो ये ऑपरेशन कर रही हैं, वहाँ पे निशानेबाज रखे हुए हैं। अच्छा, ये क्या निशानदेही करना बहुत मुश्किल काम है आमिर भाई? वो मुश्किल काम नहीं है। पहली बात तो ये है कि एयरपोर्ट्स जहाँ पे भी हैं दुनिया भर में, बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि साहिल समंदर पे होते हैं और आपको पता है वहाँ पे साहिल समंदर पे सीगल्स होते हैं, सीगल्स जो बहुत ज़्यादा वजनी भी होते हैं और वो अगर जहाज़ से टकराएं जहाज़ वहाँ क्यों नहीं टकराते हैं। पहली बात, आपके खबर के ही ये लोअर पोर्शन पे खबर लगी हुई है कि रावी के पुल पर धड़ल्ले से चील गोश्त फरोख्त हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं। आप नहर पे हमारे अपने इलाके में हो रहा है, नहर पे चले जाएं, आप इकबाल टाउन चले जाएं, आप एयरपोर्ट के गिरदोनवा में चले जाएं, वहाँ पे चील गोश्त फरोख्त हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है, आपने हल पूछा था, पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स के अंदर परिंदों की इसी तरह से होती है और परिंदे जो है उनको टकराने से बचाने के लिए होता ये है कि फ़्लाइट जाने का, जब फ़्लाइट अपनी रनिंग शुरू करती है तो एक तेज़ सायरन बजाया जाता है, उससे दूर भाग जाते हैं। हाँ, परिंदों को डराने के लिए, और उससे परिंदे जो हैं वहाँ से अगर हों भी तो हट जाते हैं। फिर वो फ्लाइट को जो है क्लियरेंस दी जाती है और अब यहाँ पे नहीं है सिस्टम, क्या करें? बहुत महंगा है, मुझे नहीं पता, मुझे मैं कौन सा शुभराते वाजे रोजा रखने तो खोलने हाँ, मैं कहना शुभराते वाजे बेचना हूँ, लेकिन नहीं लगता तो नहीं। आपने हल पूछा था, मैंने बज़ाहिर लगता नहीं है कि बहुत कोई महंगा तरीन सिस्टम। मैंने आपको हल बता दिया कि उसका हल क्या होता था। फिर आपकी एयरपोर्ट्स के गिरदोनवा में आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म करते हैं। आपने तो वादियाँ बनवा दी, वही ना, आपके रनवे के साथ मकान है, बिल्कुल फ्लैट बनते चले जा रहे ऐसे हैं। और ये नादराबाद का इलाका है, वहाँ पे आप, मैं एक दोस्त की छत पे गया तो ऐसे लग रहे थे जिसमें पहिया मेरे सर पे बच जाना, बिल्कुल ऐसे। और हम ये समझते हैं कि यहाँ पे दाना दुनका डालना नेकी है परिंदों को, बट एयरपोर्ट के इलाके के करीब डालना गुनाह है। आप देखें जिस तरह लोगों की जान को खतरा बने हुए, जिस तरह हमने ट्रेन की पटरी के साथ साथ आबादियाँ बना ली हैं, फिर उसके नुकसानात हम देखते हैं, इसी तरह हम ये वाली आबादी भी एक बनती जा रही है। ओल्ड एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन बना लिया ओल्ड एयरपोर्ट पता नहीं इसलिए खत्म किया सी कि उत्थे खुली जगह तो जावांगे तो बिल्कुल वहाँ पे भी कंजेस्टेड होता है। चलिए जी, इसके लिए प्रॉपर को हिकमत अमली अपनानी चाहिए, अदरवाइज इस तरह के वाकयात को रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त मालूमात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं इस कदर जिद्दत आ गई है कि आज आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही अपनी नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठ के ही ऑनलाइन अप्लाई करती हैं, चीज़ें आपके घर पहुंच जाती हैं। ऐसे में अशद ज़रूरत थी कि नादरा भी अपने सिस्टम में कुछ जिद्दत लेकर आए ताकि
बहुत बड़े लेवल पर जो लंबी लंबी कतारों में जाकर इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सारे लोग, अब इतनी बिजी लाइफ हो गई है, दफातर से टाइम निकालना, ऑल्दो अब बहुत सारी जगहों पर 24/7 भी ये खिदमत जो है नादरा प्रोवाइड कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि पूरी दुनिया में ये सिस्टम इसी तरह से चल रहे हैं कि आप घर बैठे तमाम चीज़ें जो है आसानी से कर सकते हैं। सो नादरा अपने सिस्टम में जिद्दत क्या लेकर आया है? इतना पुराना जो सिस्टम चल रहा था, क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि उसमें आप जो है वो जिद्दत लेके आए, उसको अपग्रेड करें? अपग्रेड करने के बाद कौन कौन से मय्यज़ लिए गए हैं? लेट्स सपोज मैं घर बैठ के अगर अपना आईडी कार्ड रीन्यू कराना चाह रही हूँ तो मैं करा सकती हूँ, या मुझे अपना आईडी कार्ड अपने हस्बैंड के नाम पर चेंज कराना है, मैं करा सकती हूँ? कौन कौन सी सहूलियात नादरा प्रोवाइड कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और आसानी क्या क्या है जी। अब आप इसको बहुत आसानी से, एंड यस अक्सर ये होता है कि जो चीज़ें एक ऐप के थ्रू करनी पड़ती हैं ना, तो वो बड़ी मुश्किल सी हो जाती हैं। वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं वो शायद उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। तो क्या ये जो सिस्टम नया लाया गया है ये यूज़र फ्रेंडली भी है या नहीं है, हम इस पर बात करेंगे जी। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद शबाहत अली साहब मौजूद हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नादरा हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। इतनी अरसे से ये पुराना एक सिस्टम चल रहा था नादरा का, अगर मैं कहूँ हमारे बचपन से, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अच्छा, जो आप ये समझ लीजिए कि 25 साल हो गए हैं नादरा के क़याम को, और तकरीबन 23 साल बाद ये कवानीन में तब्दीलियाँ हुई हैं। सिस्टम तो हमारा बड़ी तेज़ी से अपग्रेड होता है, और टेक्नोलॉजिकली मैं आपको बड़े दावे से कह दूँ कि नादरा हैज़ ऑलवेज स्टेड अहेड ऑफ द कर्व। इसकी मैं आपको मिसाल ही दे दूँ कि जब हमने ये प्लास्टिक वाला शनाख्ती कार्ड जिसके ऊपर आपकी कंप्लीट फैमिली पर्टिकुलर्स मौजूद थे, ये इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उस वक्त इस खत्ते में छोड़ें दुनिया में इस तरह का कोई सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं था। मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ साथ कुछ अफ्रीकी ममालिक की भी, जैसे कि सोमालिया है, नाइजीरिया है, सूडान है, उनकी भी रजिस्ट्रेशन नादरा ही के थ्रू होती है। सो एट नादरा हम दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट पॉपुलेशन सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली वी हैव ऑलवेज बीन अहेड। लेकिन यह है कि हमने अपनी पॉलिसीज़ को, जो शनाख्ती कार्ड के हवाले से हमारे रूल्स थे, उनमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत महसूस की। हमें लगा कि हमारा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके निज़ाम को कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमें उसके साथ साथ ये भी महसूस हुआ कि जो लोग गलत शनाख्ती दस्तावेज़ात बना चुके हैं और अब इस सिस्टम के अंदर वो कहीं फंस गए हैं, हमें उनको थोड़ा सा कोई रिलैक्सेशन इस तरह की देनी चाहिए कि वो वॉलंटरली अपनी डॉक्यूमेंट सरेंडर कर सके। तो उस हवाले से हमने कुछ चेंजेस। अच्छा, इससे पहले कि हम इस तरफ आएँ, मुझे ये बता दीजिएगा कि नादरा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं आपकी? नादरा की बुनियादी तौर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दो ही हैं। हम हैं नेशनल अथॉरिटी फॉर नेशनल डाटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। सो हमारे बुनियादी काम जो हैं वो एक है डाटाबेस मैनेजमेंट और एक है रजिस्ट्रेशन। ठीक है। एक डाटाबेस मैनेजमेंट से मुराद ये है कि तमाम पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी जो पर्टिकुलर्स हैं, उनके जो ख़ानदानी कवायफ हैं, वो हमने एक डाटाबेस में महफूज रखने हैं और उनको उनकी फैमिली कॉम्पोजिशंस के हिसाब से प्लेस रखना है, इन ऑर्डर रखना है। और रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि पाकिस्तान का जो शहरी भी जिस तहसील में रहता हो, जो ज़िले में रहता हो, वो जब चाहे वो अपने करीबी दफ्तर जाकर अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने बच्चे का अप्लाई कर सके। उसके अलावा 2019-20 के बाद से हमारे पास मैंडेट आ गया सक्सेशन का भी, यानी कि मरने वाले की वफात के बाद उसका जो तरका है उसके वरसा में वो हमारे जरिए तकसीम होता है, जो डिवाइड होते हैं, जो डिवाइड होता है हमारे जरिए। ठीक हो गया। कितना ज़रूरी है आईडी कार्ड बनवाना? आपका जो राबता है रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, उस राबते में जो आपका पहचान का दस्तावेज है वो आपका शनाख्ती कार्ड है। बिल्कुल। वैसे आपने बच्चे को स्कूल भिजवाना है, आपने कोई FIR करवाना है, आपने अस्पताल में किसी मरीज को एडमिट करवाना है, या खुदा न खास्ता खुद आपको ज़रूरत है, आपकी पहचान क्या है, आप कौन हैं, आप क्या तारुफ करवाएंगी अपना। तो आपकी जो और हुकूमत के बीच में या रियासत के बीच में जो पहचान का लिंक है वो आपकी शनाख्ती दस्तावेज है। ये मैं दस्तावेज का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो वो शनाख्ती कार्ड कहलाएगा, अगर कम है तो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहलाएगा। लेकिन बहरहाल अगर ये नहीं है तो आप किसी भी सहूलत से मुस्तफीद नहीं हो सकते। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नो डाउट लंबी कतारों में लगना पड़ता है। मेरा तो जब कभी भी नादरा के ऑफिस जाना हुआ, शिमला पहाड़ी है,
ऑल्दो वो अब 24/7 है, आप रात को किसी भी पहर जा सकते हैं, बट स्टिल वहाँ पर रश भी होता है। बड़ा ज़बरदस्त और डेडिकेटेड आपका अमला है, ज़रूर मुझे अप्रिशिएट भी करना है यहाँ पर, क्योंकि इतने रश में काम करना, नो डाउट आपके असाब जो है ना वो जवाब दे जाते हैं। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि इसके बावजूद ऑनलाइन चीज़ों पे अब आपको आना पड़ा, एक ऐप लेकर आनी पड़ी, क्यों ज़रूरत महसूस हुई इसकी? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस ऑफिस की आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ लाहौर या पंजाब में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ इसी ऑफिस को अवेल कर रहे हैं। नादरा शिमला पहाड़ी का ऑफिस, तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग यहीं आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझ लीजिएगा कि जो नादरा है वो 24,000 एम्प्लॉइज़ का एक इदारा है, उसमें मैं सारे यानी जो लोग डायरेक्ट बैठे रजिस्ट्रेशन नहीं करे उनके समेत बता रहा हूँ आपको। और पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। सो नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, तो रश कुछ ना कुछ तो आपको नज़र आएगा। तीसरी बात है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो वक्त की ज़रूरत भी है। आप दुनिया भर में देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जा रही हैं मोबाइल के ऊपर। तो हमारी जो नादरा की एप्लीकेशन है, मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं कि आपको इस तरह की एप्लीकेशन दुनिया में बहुत कम मिलेंगी। यानी मैं अपने आप को रीजनल सतह पे कंपेयर नहीं कर रहा। अगर आपकी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का जायजा लें, जिंदगी में एक दफ़ा अगर आप शनाख्ती कार्ड बना चुकी हैं तो आपको किसी दूसरी वजह से नादरा सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस कि आपने पर्टिकुलर उसमें को बहुत मेजर चेंज नहीं करी। मसलन आप कह रही हैं जी मैंने अपनी उम्र 4-5 साल चेंज करा नहीं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ना परेशान देखा है, नाम में कोई गलती आ गई, फादर नेम में कोई गलती आ गई, घर के एड्रेस में कोई गलती आ गई, तो आपको बार बार चक्कर। बहुत सारे सादा लोग भी हैं ना हमारे यहाँ, सो वो अगर तो उनसे पढ़ने में एक फॉर्म दिया जाता है ना कि आप एक दफ़ा रीचेक कर लें, अगर वो प्रॉब्लम हो गई, आपने नहीं सही से पढ़ा, आपका आईडी कार्ड आ गया तो आपके लिए तो मसला बन जाता है। सो इसके लिए भी लोग बड़ा परेशान रहते हैं। आपकी जो ये आपने सवाल किया, इसके दो मैं पीसेस करूंगा जी। एक पीस तो यह है कि लोगों को इल्म होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जी। अगर मैंने घर का एड्रेस चेंज कराना है तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी से ना पूछें, फोन उठाएं, अपने मोबाइल से 1777 मिलाएं, नादरा की प्री रिकॉर्डेड एक ऑडियो चलेगी। अच्छा। और उसमें आप चूज करें कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। वो आपको बता देगा कि आपने कौन से कागजात लेके जाने हैं। अगर आपने शनाख्ती कार्ड में एड्रेस चेंज करना है, अगर आपने बच्चे का बे फॉर्म बनाना है, आपको क्या रिक्वायरमेंट। अच्छा, आई एम सॉरी, बड़ी जबरदस्त मालूमात है। मैं यहाँ से दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ूंगी। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नादरा हमारे साथ मौजूद है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जवाहर साहब, आपने एक हेल्पलाइन नंबर बताया था, सो उस हेल्पलाइन पर अगर मैं कॉल करती हूँ तो मुझे क्या क्या फैसिलिटी? आप 1777 पे कॉल करेंगी जी। सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं सेंटर पे जाने के लिए आपको बता दिए जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपकी कोई इसके अलावा क्वेश्चन है, आप जस्ट 0 प्रेस करें और आपको ऑपरेटर आकर वो जो जिसने उठाना है टेलीफोन, अगर वो खुद नहीं जानता तो किसी ऐसे को ट्रांसफर कर देगा कॉल जो आपको आपके सवाल का सही जवाब दे देगा। ठीक है। फॉर ऑल द सर्विसेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय नादरा। ठीक है। उसके बाद आप अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको निकालें। वो उर्दू अंग्रेजी दोनों जुबानों में मौजूद है। ग्रेट। उसके ऊपर आपने CRC अप्लाई करना है, आपने FRC अप्लाई करना है। आपको ये सर्टिफिकेट्स आपके मोबाइल के अंदर PDF की शक्ल में मिल जाएंगे, यानी घर बैठे हमें मिल जाएंगे। जी जी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ग्रेट। आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, उसमें नाम चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, आपको डॉक्यूमेंट्स पता है थ्रू द हेल्पलाइन कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स आप वहीं पे अपलोड कीजिए और आप एप्लीकेशन दे दीजिए और आपका जो है कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है। अगर रीन्यू कराना है तब भी? रिन्यू करवाना है तब भी। चलें, ये आपको घर बैठे फैसिलिटीज मिल रही हैं। अच्छा, अगर बच्चों का बे फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है तो उसके लिए भी क्या ये ऑनलाइन सहूलत मौजूद है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के 1 करोड़ शहरी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, राइट? जी बिल्कुल। सो वहाँ पे तो नादरा की कोई सेंटर्स नहीं है, तो आपके ख्याल में वो नादरा की सहूलियात से कैसे मुस्तफीद हो रहा है? वो एप्लीकेशन के ही थ्रू यूज करते हैं। एप्लीकेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू हैव दिस 1777 हेल्पलाइन। वो नहीं करना चाहते आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएं, वो नहीं करना चाहते आप सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन रीच अस आउट। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे लोगों को गलती हो जाती है ना, घर का एड्रेस गलत लिखा गया, आपके नाम में कोई गलती आ गई, फादर नेम आगे से गलत लिखा गया, तो ये चीज़ें हम ठीक करा सकते हैं? जो तस्हीह का काम है हम वो भी करा सकते हैं? देखिए, आपकी जो तस्हीह है वो उसकी 2 मानी है। एक तो ये है कि
ओरिजिनली ऐसे था, गलती से ऐसे हो गया, दैट इज डूएबल। लेकिन बाज लोग इसमें ऑल टुगेदर कोई अगर मेजर चेंज चाहिए तो इन मेनी कंडीशंस आपको फिर सेंटर इसलिए जाना पड़ेगा कि वो चीजें हमने वेरीफाई करनी है। बट इन दैट केस आप 1777 पे कॉल करके अपना एग्जैक्ट क्यूरी दे दें और आपको एग्जैक्ट जवाब मिल जाएगा स्पेसिफिक। ठीक है, बच्चों का आईडी कार्ड वगैरह भी बनाया जा रहा है, सो वो जरूरी है या ऑप्शनल है? जो बच्चों का कार्ड है इसको हम जुवेनाइल कार्ड कहते हैं। ये आपकी बे फॉर्म की जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी एक कार्डेड शक्ल है। ओके। और ये बाज स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चों का एडमिशन जाना है तो आप ये बना दें, तो हम बनाते हैं। हमारी तरफ से जो पहली आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपको 18 साल की उम्र में ही इशू होना है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, अब अगर इतनी ज़बरदस्त आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो सोशल मीडिया का दौर है, तो इसको क्या आप सोशल मीडिया पर भी तशहीर कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सके? 22 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप का जो चैनल है ऑफिशियल उस पर ट्यून्ड हैं, और उसके अलावा तकरीबन क्लोज टू 1 मिलियन लोग हैं हमारे फेसबुक और ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर। हम आहिस्ता आहिस्ता अपना यूट्यूब भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी तकरीबन 65,000 फॉलोअर्स एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे मौजूद हैं। और सोशल मीडिया पे बड़ा आसान है कि आप हमारे फेसबुक या ट्विटर पे किसी भी पोस्ट के नीचे आप एक कमेंट में अपना क्वेश्चन लीव कर दें, सिर्फ जस्ट अ कमेंट कि मेरा ये सवाल है मुझे बताएं, तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ग्रेट, इतना जबरदस्त तरीके से उसको और ये 1 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। हमारा जो कस्टमर सर्विसेज है, मैं अपनी हर मीडिया अपीयरेंस में बताता हूँ कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में आपने इससे बेहतर एग्जांपल कस्टमर सर्विसेज की नहीं देखी होगी। तो आप उसको एक दफ़ा ट्राई कीजिए, सोशल मीडिया पे कर लें, आप हमें ईमेल कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का csd@nadra.gov.pk। आप ईमेल कर लें, आपको ईमेल पर रिस्पांस आ जाएगा। सो हम हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊं कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अगर आपने नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो आपकी सारी फैमिली कॉम्पोजिशन इस एप्लीकेशन में आपको नजर आ रही है। अच्छा, आपके बहन भाइयों की तादाद कितनी है, कहीं इसमें कोई गलत फर्क तो शामिल नहीं है। आपके बच्चे उनकी तादाद कितनी है, आपके हस्बैंड की साथ कितनी वाइफ्स रजिस्टर्ड हैं, ये सब एप्लीकेशन के अच्छा, इसके बाद तो बहुत सारी खवातीन ये कर लेंगी। देखिए हमारा काम डाटाबेस को स्ट्रेट रखना है, और चूंकि वो आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन बिलोंग्स टू योर हस्बैंड, सो ये हमने सारा अवेलेबल कर दिया है। अब हर शहरी की जिम्मेदारी है कि या वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या नादरा के करीबी सेंटर जाके, एप्लीकेशन का यूज नहीं करना आता, अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन को एक दफा आप जरूर देख लें, उसको वेरीफाई कर लें कि आपके खानदान में कोई गलत शख्स तो शामिल नहीं है अब तक। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कल को वो आपके लिए कई कानूनी पेचीदगियों का बायस बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये चीज़ें लाजिम व मलजूम है, आप इन चीज़ों से अगर फ़ायदा उठाएंगे तो वो आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आप लोगों की सहूलत के लिए टाइम टू टाइम ये सर्विसेज जो हैं इनको अपग्रेड किया जा रहा है। सो इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो चीज़ें नई लेकर आई गई हैं उससे आप लोग फ़ायदा उठाएँ और घर बैठे अपने ये तमाम इशूज़ हल करें। कुछ फ्यूचर प्लान्स भी बना रखे होंगे कि आवाम की सहूलत के लिए मजीद क्या क्या करना है, पाइपलाइन में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आप बताना अच्छा, पाइपलाइन में जो चीज़ें चल रही हैं वो तो बेहतर गया है कि जब वक्त आए तो बताया जाए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो ये एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, हम बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में जो यूनियन काउंसिल्स के से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, जिस तरह के मैरिज सर्टिफिकेट है, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट है, ये भी हम अपनी एप्लीकेशन पर लेकर आ रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी। और उस एप्लीकेशन के बाद आप, क्योंकि होता यह है कि आपकी यूनियन काउंसिल कहाँ है और आप कहाँ बैठे हुए हैं आजकल, प्रॉब्लम होती है, दिस इज अ प्रॉब्लम, उसमें कोई डिस्कनेक्ट भी होता है। हम ये करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके अलावा हमारी जो डिजिटल ID की तरफ हम वज़ीर आज़म साहब ने 14 अगस्त की डेडलाइन दी हुई है, और इंशाल्लाह बाय 14 अगस्त हम पाकिस्तान की पहली डिजिटल ID लॉन्च करने जा रहे हैं। रियली अप्रिशिएट। अच्छा, अगर कभी सिस्टम बैठ जाए नादरा का, कोई प्रॉब्लम आ जाए, या ये ऐप अगर ना चल रही हो, तो इसका कुछ ऑल्टरनेट होता है? कितनी देर रिकवरी के लिए होती है? अच्छा, नॉर्मली ये है कि हमारा जो पिछला सिस्टम था वो काफ़ी ओल्ड था, और अब हम बड़ी तेज़ी के साथ उसको, हमारी नई एप्लीकेशन है उसके ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जो हमारी नई एप्लीकेशन है उसमें इस तरह की ग्लिचेस बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग प्रॉब्लम है कि कहीं कभी आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ओकेजनली आ जाए, वैसे तो
आपको नादरा का डाउन टाइम शायद पाकिस्तान में किसी भी इदारे के मुकाबले में मिनिमम मिलेगा, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ आ भी जाए तो वो एक थोड़े से टाइम के लिए होती है, उसको हम बड़ी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। सही। अच्छा जी, अगर आप ये FRC की हमने बात की, CRC की, इसके लिए जो आपको पेमेंट करनी होती है या ID कार्ड के लिए, वो भी ऑनलाइन है? वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू वो भी हो जाती है। वो भी हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर आपको ऐसे लग रहा हो कि कोई फेक ऐप है या कोई इस तरह, इसके लिए कोई आप लोग चेक एंड बैलेंस रखते रहते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ना, इस तरह की चीज़ें भी बड़ी लोगों को परेशान कर रही हैं। अच्छा, जो आपने ये बात की ना, एप्लीकेशन हमारी एक ही है, ये पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है। बल्कि अभी हम इंशाल्लाह ये भी करने जा रहे हैं कि जितने भी सेंटर्स हमारे ज़्यादा रश वाले हैं, जैसे आपने शिमला पहाड़ी के सेंटर की बात की, तो ये आप देख लेंगी विद इन अ वीक और 2 वीक, यहाँ पर हम उनकी QR कोड्स लगा देंगे। आप सिर्फ QR कोड स्कैन करें और आपके मोबाइल में एप्लीकेशन खुल जाएगी। Okay. अगर डाउनलोड नहीं की हुई तो यू विल बी लीडेड टुवर्ड दैट कि ये वाली एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। इसके अलावा किसी एप्लीकेशन को आपने ना डाउनलोड करना है, ना कहीं पर अपने पर्टिकुलर्स देने हैं। और जो नादरा की एप्लीकेशन है वो आपके बायोमेट्रिक्स और आपके फेशियल्स कैप्चर करके और आपको वो सारी सर्विसेज देगी जो आपको नादरा का सेंटर देता है। ठीक हो गया। कुछ लोगों की सहूलत के लिए अगर आप बताना चाहें कि अगर आप नादरा सेंटर जा रहे हैं और अगर आपने अपना ID कार्ड बनवाने का आपका प्लान है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास लाजमो मलजूम होनी चाहिए? पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर अभी हमने एक फैसिलिटी मुतारफ़ करवा दी है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं, फिर जाके लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपको आपका नंबर होगा, यू विल जस्ट गो, आपका जो यानी वो जो टोकन हमें वहां जाके लेना पड़ता है, है आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। तो ये हमने एक तो सर्विस मुतारफ़ करवा दी है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नादरा का डॉक्यूमेंट्स वाला मामला है वो आपको हमारी टेलीफोन पे जो IVR है उसमें हर डॉक्यूमेंट की डिटेल मौजूद है। अगर आपको फिर भी लगता है तो हमारी एप्लीकेशन में एक चैट बॉट है, आप उससे सवाल करें कि जी मेरे से ये अप्लाई करना है, वो आपको उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे देगा। सही। अच्छा जी, क्या कुछ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो माजूर भी हैं, बूढ़े अफराद भी हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल नादरा में है कि आपको लाइन में कतार में नहीं लगना पड़ेगा, आप जाएंगे तो जल्दी आपकी बारी आ जाएगी? सीनियर सिटीजन्स काउंटर हमारी तकरीबन हर फैसिलिटी पे आपको नजर आएंगे। ठीक है। और वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को ही एंटरटेन किया, खुदा खास्ता को माजूर फर्द आ जाए तो उनको एंटरटेन किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता। और उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई डिजीज़ ज़्यादा क्रॉनिक है, बेड बाउंड है, तो हमारे जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं उधर अगर आप एप्लीकेशन दे दें, उनको फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर दें, तो आपको डोर स्टेप पे गाड़ी भी भिजवा दी जाती है। जो मेजर शहर हैं जिस तरह के लाहौर के जो शहरी, अब ज़्यादा आपका जो प्रोग्राम है लाहौर के लोग ही देख रहे हैं, तो लाहौर में तो आप हमारी मोटरसाइकिल सर्विस भी अवेल कर सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 1777 पे कॉल करें, आप कहें जी मुझे ये काम है, मुझे नादरा की एक बाइक भिजवा दें, बाइकर आके आपके घर पे। जबरदस्त जबरदस्त, इसके बाद में रियली अप्रिशिएट, वाकई इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपकी जो ख़ानदान का डाटा है उसको अपडेटेड रखिए। मैरिज होती है, गॉड फॉरबिड डिवोर्स होती है, एक बच्चे की पैदाइश होती है, ख़ानदान में किसी की डेथ होती है, हर सूरत में अपनी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन को देखें और अपडेट करें। FRC के अंदर डेड और लाइव लोगों का स्टेटस भी आ रहा होता है, उसको अपडेटेड रखिए ताकि आपकी फैमिली के अंदर कोई बाहर का फर्द अगर इंट्रूड कर चुका है इन द पास्ट, अब तो करना मुमकिन नहीं रहा, तो उसकी निशानदही हो सके। अगर कोई फर्द मिसिंग है फैमिली का तो प्लीज उसकी भी निशानदही करें कि जी मेरा फलां भाई है, मेरा फलां बहन इसके अंदर मिसिंग है, मेरा फलां बच्चा इसके अंदर मिसिंग है, ताकि हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, ताकि वो आने वाले कल में अपने हुकूक से महरूम न रह जाए। और ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इस ऐप के थ्रू भी ये वो इस ऐप के थ्रू ही सर्विस। चले जी, बहुत सारी आप लोगों के लिए जो है वो अब फैसिलिटी है, आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं, अब फ़ायदा इससे आपने उठाना है क्योंकि एक्चुअली इससे फ़ायदा आप ही को पहुँचेगा। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि जी स्पोर्ट्स के मैदान में लड़कियां तो
ज़बरदस्त कमाल दिखा रही हैं। और फिर हम तो आपको उन ख़वातीन से भी मिलवा चुके हैं जो कि पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ रखती हैं और मुश्किल तरीन शौक़ है जी। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका जुनून, आपका शौक़, आपकी लगन आपको बहुत बुलंद मुकाम पर ले जाती है। आज की हमारी जो मेहमान हैं वो बाइकर हैं, लाहौर से खुंजरात तक उन्होंने बाइक पर सफ़र किया। सो उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और ये शौक़ बाइक वाला कैसे पैदा हुआ, क्योंकि नो डाउट अब तो हमें बहुत सारी ख़वातीन शहर में भी बाइक चलाती नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक हैं जी। बट ख़वातीन के लिहाज से अगर देखा जाए लाहौर से खुंजरात सफ़र करके जाना सो एक मुश्किल काम है जी। हुमैरा सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है जी, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन ख़वातीन को जो बाइक चलाती हैं, मुश्किल काम है। आपने तो एक लंबा सफ़र कर लिया, कैसे, कब से बाइक चला रही हैं? रेगुलर 10 साल से चला रही हूँ। तो 10 साल से बाइक चला रही हूँ। सिर्फ टूर वगैरह ये जो है ये मैंने स्टार्ट कोई 5 साल से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, बाइक चलानी शुरू की ना, अब हमारी सोसाइटी ऐसी है। सो इस पे तो गाड़ी आप चला रहे हो तो लोग आते जाते आपको इस तरह से लुक्स करा रहे होते हैं, तो बाइक पे लोगों की तनकीद रही यहाँ पर? हाँ, लाहौर में जब स्टार्ट किया। आपको मैं बताऊं कि मैं लाहौर से नहीं, उकाड़ा सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पर जो है ना काफ़ी जो है ना लोग इस तरह मतलब सोच रखते थे कि बाइक, लड़की के लिए बाइक चलाना। जब मैंने स्टार्ट की ना तब बहुत कम कोई लड़की नज़र आती थी हमारे इलाके में। तो हमारी सिटी में सिर्फ मैं ही थी। किसी से सीखी थी या ऐसे शौक? किसी से नहीं सीखी, सब बस भाई के साथ, उसके साथ पीछे बैठ जाना कि मुझे भी साथ झूला लेना है, वो झूले के चक्कर में मैंने सीखी है। सही। तो बस वहाँ पर इस चीज़ को ना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मुझे शौक़ था, तो शौक़ में मुझे मना किया जाता था कि आप बाइक नहीं चलानी, ये अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। लोग बातें करते हैं, मेरी फैमिली को, अम्मी अब्बू को कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो बाइक चलाती है। तो मुझे गुस्सा आना कि इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, गाड़ियाँ भी तो चलाती हैं लड़कियाँ। तो वो एक बच्चा माइंड था तब मेरा, स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ। तो तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने नहीं छोड़नी, मेरा शौक़ है, पैशन बन गया। तो वो फिर मैंने लाहौर मुझे भेजा गया। अच्छा, मैं ना घर वाले मेरे से थोड़ा तंग थे, मैं मारती थी लड़कों को। तो मैं ना इस बात से बहुत ज़्यादा थी कि मुझे बाइक नहीं चलाने देती। फिर मेरी घर में शिकायतें आनी कि आप, कराटे भी मैंने सीखे ना। अच्छा। तो तब स्टार्ट कराटे भी इकट्ठे किए, बाइक भी इकट्ठी मैंने मतलब कि चलाना स्टार्ट की। तो मुझे मना करते, कराटे नहीं करने, तुम मारती हो, तुम्हारी शिकायतें आती हैं घर में। तो इस वजह से फिर मैंने ना थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को स्टॉप किया। लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि ये चीज़ से मुझे रोका जाता है। हर बच्चे का अपना होता है ना कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ कभी नहीं सोची कि मैं पढ़ूंगी बड़े होकर, मैंने ये करना है वो करना है, नहीं। बस वो अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि मेडिकल की, अम्मी की ख्वाहिश थी कि कमांडो, पुलिस, आर्मी, तो ये इन चीज़ों में था। तो अब मैंने अम्मी अब्बू की भी ख्वाहिश पूरी की। अम्मी थोड़ा चाहती थी कि मेरी बेटी इस तरह स्ट्रॉन्ग बने। तो वो भी मैं बनी और मैंने अब्बू ने मेरा एडमिशन करवाया लाहौर में, तो डेंटिस्ट में करवाया। वो मैंने 2 साल का कोर्स करके ना वो मैंने छोड़ दिया, शौक़ नहीं था ना। तो उसी दौरान फिर मैंने बाइक ली। तो तब मैं लाहौर आ चुकी थी। ये 10 साल मतलब अब अभी मुझे 10 साल हो गए हैं। बाइक ली मैंने और मैंने वो चलाना स्टार्ट की। उसी दौरान मैंने फौरी एडमिशन लिया, कराटे सीखे मैंने, वो कंप्लीट किए। तो फिर मैंने सोचा, मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था, लड़की ने मुझे कट मारा था। तो ये मेरी ना काफ़ी लड़कियों की ब्यूटी बोन होती है, मेरी नहीं है। फ्रैक्चर ये सारी जो है ना वो भी नज़र नहीं आती, फ्रैक्चर हो गई थी। तो फिर ना मैंने सोचा, मुझे लोगों ने कहा, फैमिली ने भी कहा कि अब लड़की हो, कल को शादी नहीं कोई करेगा, अगर ज़्यादा मसला हो गया, कोई हड्डी वड्डी टूट गई। तो फैमिली की तरफ से भी डर था और लोग भी कहते हैं कि अब छोड़ दो। मैंने कहा क्यों, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि जो थोड़ा सा उसको डराओगे और डर जाएगी और हिम्मत हार के घर बैठ जाएगी, नहीं। इस हड्डी के बाद मैंने फिर जो है ना टूटने के बाद फिर मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया अपना। अच्छा, तो लाहौर से खुंजरात तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और किस तरह से बाइक पे सफ़र किया, कितने दिनों का वो सफ़र था? मुश्किल तो जब आप लाइफ में कुछ करने का सोचते हैं ना कि मैंने ये करना है, मेरी लाइफ की एक ख्वाहिश समझ लें थी कि मैंने बाइक पे खुंजरात जाना है। जब मैंने सोच लिया तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। जाते हुए डर भी था कि लड़की हूँ, अकेली हूँ, बहुत दूर था तो कोई मसला ना हो। लेकिन फिर जब एक सोच लिया था ना, माइंड सेट कर लिया कि अब जाना है, बस घर वालों को मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ। वो सादा लोग हैं, उनको इतना ही पता कि खुंजरात है कहाँ, कितना सफ़र है। बस उनको मैंने बताया कि मैं खुंजरात जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है।
तो जब मैं चली गई तो मुझे तकरीबन सारा दिन मैं बाइक चलाती थी, गर्मी है, सर्दी है, हल्की हल्की बारिश भी रहनी, लेकिन नहीं, मैंने रुकती नहीं थी। सिर्फ शाम से पहले मैं रुक जाती थी, स्टे करती थी कि रात को बाइक नहीं चलानी, रात को बाइक पंचर ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, इसलिए रात को बाइक नहीं चलाती थी। तो मुझे 3 से 4 दिन लगे थे खुंजराब पहुंचने में। अच्छा। और 1 हफ्ता लगा था, फिर वापसी में मैं सुकून से आई थी, क्योंकि अब जाने का शौक़ था कि जल्दी जल्दी खुंजराब बस पहुँच जाऊँ किसी तरह। तो वो जब 4 दिन में पहुंची, उसके बाद फिर मैं वापस आराम से पहुंची। कैसा सफ़र रहा? पाकिस्तान कैसा है? कैसा पाकिस्तान मैं कहती हूँ कि हमारा इतना खूबसूरत है ना कि अगर पाकिस्तान को आप एक कोने से स्टार्ट कर दें देखना, तो मैं कहती हूँ आपकी सारी ज़िंदगी लग जाएगी। और इतना खूबसूरत है ना, मैं लोगों को कहती हूँ कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। तो जब से मैं ये टूर करने अपने स्टार्ट किया, मेरा तो पाकिस्तान बाहर जाने का सोचूँ भी ना, तो वो अभी माइंड, पहले कहती थी कि जाऊँगी मैं बाहर मैंने लाजमी जाना, लेकिन अब वो सोच नहीं आती। अब मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं कहती हूँ कश्मीर चली जाऊँ, नारान चली जाऊँ, इस ना किसी मतलब अच्छे इलाके में चली जाऊँ। क्या क्या सामान बाइक पे अपने साथ लेकर जाती हैं, जो ज़रूरी सामान होता है? सामान मेरा होता है, कपड़े होते हैं, और साथ बहुत बड़ा बैग है? ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब दिन होते हैं, जैसे मुझे था कि 1 हफ्ता है तो मैंने उस मुताबिक कपड़े रखने होते हैं, और साथ कुछ खाने पीने का? खाने पीने का नहीं। अच्छा, जहाँ कहीं पे भी रुके कुछ खा लिया? हाँ, वो पहले जो छोटा टूर करते हैं ना, जिसमें मतलब मैं अपना ग्रुप साथ लेके जाऊँ, तो उसमें हम ये होता है कि सारे मिलके खाना बनाते हैं। अब ये था कि मैंने अकेले सफ़र करना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं हाँ अब अकेली रुकूँगी, खाना बनाऊँगी, और फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा फ़िलहाल था कि खुंजराब पहुंचना है। हाँ। वो चाहे जैसे भी, जो आपका टारगेट था वो पहुंचना है। ये उसमें मुझे ये नहीं था कि अब खाना मैंने कहाँ खाना है, ये मैंने फिर चीज़ें सोची नहीं। तो क्या फिर रुक के सोशल मीडिया पर लोगों को बताती रहती साथ साथ कि कभी कहाँ पहुंचनी? बताई मैंने। उस टाइम नारान में एक महांट्री के नाम से पुल आती है, तो लोगों को बड़ा मसला हो रहा था, जो लोग आ रहे थे कि हम किस रास्ते से जाएं। मैंने वहीं पर खड़े खड़े एक वीडियो बनाई और वहाँ पे मैंने वही टिकटॉक पे अपलोड कर दी। वो माशाल्लाह इतनी वायरल हुई है, और जितने भी लोग थे ना, उनको पता चल गया कि रास्ता खुला हुआ है, तो हम आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। फिर मैं उसी दौरान जिस इलाके से गुजरी हूँ, जिस रास्ते से गुजरी हूँ, लोग मुझे देख रहे थे कि आपकी हमने वीडियो देखी है, वही है। तो फिर मुझे समझ लें कि उन्हीं दिनों में मैं वहाँ की स्टार बनी हुई थी। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, तो लोगों का कैसा बिहेवियर? वेलकमिंग रहा, मिलते जुलते रहे लोग? कैसा लोगों की तरफ से मोहब्बत का इजहार किया? बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि लाहौर से ज़्यादा, लाहौर तो लाहौर है, लेकिन लाहौर से ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है वो आपको प्यार देते हैं, आपको देख के खुश होते हैं कि लड़की बाइक पे आई है और हमारे इलाके में आई है, आपको रुक के पूछेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए वैसे भी रुकती थी ना, पानी पीने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, तो मेरे से पूछने के लिए आ जाते थे आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक कि वहाँ की जो आर्मी, हमारी जो पाक आर्मी, पुलिस, वहाँ के इन सब ने मेरे से पूछा है। जिस अगर चेक पोस्ट पर मैं रुकी हूँ तो उन्होंने मेरे से ये तसल्ली की है कि आप ठीक हैं, जितना सफ़र करके आई हैं आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, आप ठीक से पहुंच गई हैं। मैं कहती हूँ कि वहाँ के लोग आपका मतलब इज्जत करते हैं। सेफ है लड़कियों के लिए सफ़र? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई मसला नहीं है। सही। सो बाइक क्या आपने स्पेसिफिक तैयार भी इस लिहाज से कराई हुई है अपनी? हाँ जी, मेरे पास YBR है स्टार्ट से। ये मैंने इसलिए रखी हुई, अभी तक चेंज नहीं की, क्योंकि ये मुझे पता है कि उस टाइम मैं जॉब भी नहीं करती थी और मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मैं फैमिली में जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो मैंने सोचा था कि माँ बाप ने जितना करना था कर लिया। अब जो है मैंने अपनी पॉकेट से, यहाँ तक कि अपने कपड़े, जूते, हर चीज़ जो है ना मैंने खुद कमाने हैं और ख़ुद अपनी पॉकेट से लेने हैं। तो वो फिर उस टाइम मैं जॉब नहीं कर रही थी, मुझे बहुत शौक था बाइक का, तो समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला, वो जॉब मेरे साथ लाहौर में होती है, जॉब करती है, मैंने बोला कि मैंने ना बाइक लेनी है तो इंस्टॉलमेंट पे ले दो। तो उसने मुझे वो इंस्टॉलमेंट पे बाइक लेके दिया, तो वो इस वजह से वो दिल नहीं करता उसको बेचने को, उसी को ही फिर मैं खूबसूरत बनाती रहती हूँ। वैसे मुझे शौक है स्पोर्ट्स बाइक का, लेकिन मैं अगर वो ले भी ली तो ये बाइक नहीं मैंने बेचनी। मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि इसको बेच दो, चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं बेचूंगी, क्योंकि ये मुझे याद है मैंने कैसे ली है। हाँ, आपको उससे ना अपनी एक चीज़ से मोहब्बत हो जाती हाँ है। जी। अच्छा, तो क्या हेलमेट और सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें? सेफ्टी की अगर कहीं बारिश हो रही है तो आपके पास रेन कोट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें साथ? सब कुछ होता है। मैं कहती हूँ कि अगर आप इतना लंबा सफ़र करने के लिए, एक लंबा सफ़र तो बहुत बात की बात है, आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो हमारा ज़ाहिर बात है, लंबा सफ़र होता है तो हेलमेट होता है, सेफ्टी गार्ड्स पहने होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, रेन सूट रखा होता है, बारिश हो या ना हो। हुई भी थी रास्ते में हल्की हल्की, लेकिन ज़्यादा मुझे बारिश नहीं मिली तो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने साथ रखा ज़रूर हुआ था। रूट अच्छे हैं, कहीं पे बाइक चलाने में प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं कहीं हुआ था, लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल सीधा रास्ता था। सही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आगे करना चाह रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि पाकिस्तान के जितने इलाके मैंने अभी तक नहीं देखे उनको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बाइक पे देखूं, बस यही है अभी फ़िलहाल। तो बाकी
चलें जी, गुड लक। इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे, पाकिस्तान का कोना कोना देखें और सबको दिखाई भी कि सोशल मीडिया में इतनी बहादुर हमारे पास लड़कियां मौजूद हैं जो कि अपने शौक की खातिर देखें जी क्या क्या कुछ कर रही हैं और आपको पूरा पाकिस्तान भी दिखा रही हैं। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे हैं जी उनको विश करने जा रहे हैं सालगिरह मोहम्मद अली की, अली रज़ा की, मोहम्मद उमर की, अली रिजवान हैदर, आयजा खाबर की सालगिरह है और इसके साथ जी अम्मारा की। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल सालगिरह है, हमें अपने नाम के साथ अपने पिक्चर्स भिजवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। इसके साथ साथ जी मानसून है और बारिशों का सिलसिला जारी है, तो रोड पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी, बाइक पे अगर आप हैं तब भी आप बहुत ही ध्यान से जो है वो बाइक चलाएँ, गाड़ी चलाएँ और दूसरों का ख्याल रखें जी। जितना आप अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं, स्लो रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके कहीं निकलेंगे तो आप आराम से भी जाएंगे तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। नुकसान से बचने के लिए जी स्पीड लिमिट को कंट्रोल रखें और साथ ही साथ बारिश के दिनों में जी जितनी भी आपके इर्द गिर्द बिजली की तनसीबात हैं उनसे भी दूर रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।